brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 80s और 90s के ऐसे कितने सिंगर्स होंगे जिनके गाने आप आज भी सुनते हैं। मैं खुद सुनती हूँ, चाहे वो अलका याग्निक हो, उदित नारायण हो या फिर पंकज उदास हो, AR रहमान हो, और अब तो जैसे अरिजीत सिंह है, सुनिधि चौहान है, इन सभी के ट्रैक्स हम आज भी सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक समय पे एक इंसान एक सिंगर हो सकता है और दूसरे समय पे एक मर्डरर भी हो सकता है? तो ऐसी कहानी आपके सामने आज मैं लेकर आई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, आपके साथ मैं हूँ दीपिका शर्मा। आज इस माफिया क्वीन के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी फीमेल सिंगर की जो अपने टाइम की मशहूर सिंगर रही थी, लेकिन उसके बाद उसके साथ में जो टाइटल जुड़ा वो एक कातिल का भी टाइटल जुड़ा है। इसके साथ ही वो सुपर नेचुरल पावर्स में भी उसका नाम आया है और उसके बाद उसे हाल में जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद उसे कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई, लेकिन पूरी जर्नी जो थी इस महिला की वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक रही थी। एक फेमस सिंगर से वो एक कातिल बन जाती है, और कत्ल वो किसी आम इंसान का नहीं करती है बल्कि एक पॉलिटिशियन का कत्ल करती है। तो यहाँ से ये पूरा जो मामला है ये तूल पकड़ लेता है कि एक सिंगर ने, एक फेमस सिंगर ने जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसे पॉलिटिशियन का जिसे भी पूरी दुनिया जानती है, और फिर उसका कत्ल कर दिया। अब ये जो महिला है, जिस सिंगर की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है मोना। मोना दरअसल अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली सिंगर रही थी। उसके बाद वो एक बैले डांसर भी थी। इसके अलावा मोना बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी करती थी और वर्ल्ड वाइड इस सिंगर के कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। मोना हमेशा से ही लाइमलाइट में रहना पसंद करती थी। उसका एक ही मकसद था कि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा लाइमलाइट में रहे, उसके पास दौलत हो, शोहरत हो, जैसा कि आम तौर पर हम फिल्मों में देखते हैं, जहाँ पर एक सिंगर जब बनता है तो उसकी जो इच्छाएँ होती हैं पीछे की, वो यही होती हैं कि वो अपनी मतलब ऑडियंस उसकी जो हो उस पर पकड़ हो और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर बने। वही मोना के साथ भी था, लेकिन इस मोना के साथ ये भी था कि उसे लाइमलाइट में रहना था। फिर चाहे उसे किसी का कत्ल भी करना पड़े तो वो उसके लिए एक मामूली बात थी, चाहे उसके लिए किसी के साथ जादू टोना करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना हो, वो रास्ते में आए हर उस इंसान को हटा देना चाहती थी जो उसके सक्सेस में एक कांटा बन रहा था। अब मोना ने एक बड़े पॉलिटिशियन का कत्ल किया, तब से ये ज़्यादा लाइमलाइट में आई। दरअसल ये पॉलिटिशियन मोना के संपर्क में आए क्योंकि मोना ब्लैक मैजिक करना जानती थी, और ब्लैक मैजिक वो अकेले नहीं करती थी, अपने पति के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक करती थी। और उसके बाद जब इस पॉलिटिशियन को पता चला कि मोना को ब्लैक मैजिक करना आता है तो उसने इससे मुलाकात की, बातचीत की, और वो क्या ऐसा करना चाहता था, मोना से उसे क्या फ़ायदा मिलता ब्लैक मैजिक कराकर, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जो ये पॉलिटिशियन है एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहा था। उसके बाद उसकी ये इच्छा थी कि वो अब चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो उसे क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनना था, शॉर्टकट से चीफ मिनिस्टर बनना था, तो उसने मोना का सहारा लिया। उसने कहा कि वो कुछ ऐसा जादू टोना करे, कुछ ऐसा मैजिक करे कि वो जल्द ही CM की कुर्सी पर बैठ जाए। अब मोना तो थी चालाक। मोना ने ये सोच लिया कि इससे बड़ा बकरा कोई मिलेगा नहीं। ये पॉलिटिशियन था, अच्छे खासे इसके पास पैसे थे, तो वो जो चाहती उससे मांग सकती थी, पावर्स भी उसके हाथ में थी। दरअसल साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, ये कहानी है मलेशिया की, जहाँ पर मोना फेंडी नाम की इस महिला ने एक तमाम तरीके की चीज़ें की, कत्ल भी किया, जादू टोना भी किया, एक सिंगर रही थी। तो साउथ ईस्ट एशिया का जितना भी एरिया है वहाँ पर ब्लैक मैजिक को लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, उसे करने लग जाते हैं, उसका जो प्रैक्टिकल है वो करने लग जाते हैं। उसके पीछे के जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसको नहीं देखती है दुनिया और इन सब चीज़ों पर मानने लग जाती है। वही मोना फेंडी ने भी किया। मोना ने नेताजी से, जो ये नेताजी हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, उनसे करीब भारतीय करेंसी के हिसाब से अगर बात करें तो 2,50,00,000 रुपए की डिमांड की थी, जिस पर इस नेताजी ने हामी भी भर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि आप मुझे CM की कुर्सी पर बैठाइए, हम आपको इतनी करेंसी देंगे। अब कई दावे किए गए कि सिंगर को नेताजी ने कुछ पैसे भी दिए हैं और कुछ लैंड का पार्ट दिया है, लैंड पीस दिया है, यानी कि पूरी की पूरी जो करेंसी है, पूरे की पूरे जो अमाउंट है वो नोट के ज़रिए नहीं दिया गया है, नकदी में नहीं दिया गया है, बल्कि ज़मीन के टुकड़े भी दिए गए हैं। तो इन टोटल
2,50,00,000 का जो अमाउंट था वो उसे दिया गया। मोना ने उसे अब अपने घर बुलाया। यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है एक नॉर्मल पॉलिटिशियन को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का जो पूरा किस्सा है वो शुरू होता है। अब इस प्रोसेस में मोना ने क्या किया वो आपको बताते हैं। मोना ने नेताजी को अपने घर बुलाया। वहाँ पर उसने ट्रेडिशनल बाथ एक तरीके का प्रोसेस होता है वो उसने अपने घर पर रखा। अब मोना ने नेताजी को ये बताया कि इस तरीके के ट्रेडिशनल बाथ अगर आप ले लेंगे तो उससे लक्ष्मी आपके घर पर खुद ब खुद चली आएगी। तो नेताजी भी खुश हो गए कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको लेटना है और उसके बाद लक्ष्मी खुद ब खुद चली आएगी। तो वो भी मान गए। मोना ने उसे लिटाया, एक पूरा ट्रेडिशनल बाथ तैयार किया। मोना ने उसे लिटाया, शरीर पर उसके फूल डाले और आंखें बंद करने के लिए उसे कहा गया। बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई नेताजी की। जब आंखें बंद की तो उसके बाद से मोना का जो असिस्टेंट है उसका नाम है जुरेमी। अचानक से जुरेमी वहाँ पर पहुँचता है। हालांकि मोना का पति भी वहाँ पर मौजूद रहता है। तो उस जगह पर 3 लोग थे, मोना, मोना का असिस्टेंट और मोना का पति वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही नेताजी अपनी आंखें बंद करते हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, तुरंत ही असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसके बाद नेताजी की वो आखिरी सांस होती है। उसके बाद वो कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाए। इस असिस्टेंट ने कुल्हाड़ी से नेताजी पर 3 बार वार किया और फिर उनके सिर के भी टुकड़े कर दिए गए और मौके पर ही नेताजी की मौत हो जाती है। कई दिनों तक पॉलिटिशियन को ढूंढने का सिलसिला जारी रहा लेकिन कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। इसके बाद से एक दिन अचानक मोना का असिस्टेंट पुलिस की गिरफ्त में आता है, लेकिन वो कत्ल के मामले में नहीं आता है। दरअसल ड्रग्स का मामला था जिस वजह से पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। उससे कई बार पूछताछ भी की जाती है, लेकिन जो असिस्टेंट है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। बात तो उससे ड्रग्स की जाती है और लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा होता है क्योंकि जो उसकी मैडम थी यानी कि मोना मैडम ने तो बड़ा अमाउंट लिया 2,50,00,000 का, उसे चंद रुपयों में निपटा दिया। तो उसके मन में ये आया कि वो पुलिस के सामने अब कन्फेस करेगा और पुलिस को सारी सच्चाई बताएगा कि उसकी मालकिन ने और मालिक ने मिलकर एक पॉलिटिशियन का कत्ल किया है। लेकिन तब तक भी ये बात सामने नहीं आई थी। वो इसी असमंजस में था कि वो बताए या ना बताए। इसके बाद जब नेताजी का मर्डर हो जाता है उसके बाद से ये कपल थोड़ा सा लाइमलाइट में आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अचानक से ये कपल जो है वो मर्सिडीज़ बेंज खरीदता है। उसके घर में एक आलीशान गाड़ी आ जाती है। घर के जो पूरा फर्नीचर है वो बदल जाता है। मोना के पास अब स्टाइलिश बैग्स होते हैं, फ़ोन होता है, ट्रेंडी फ़ोन उसके पास होता है। तो कहीं ना कहीं इतनी जो चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं, मोना के पास जब आती है तो शक कहीं ना कहीं उस पर अब बढ़ने लगा था। मोना ने अपना फेस लिफ्ट भी करवाया था, यानी उसने अपनी सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद लोगों का कहना ये है कि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी। हालांकि फेस लिफ्ट में भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ मोना का, और ये तमाम पैसे कहाँ से आए? नेताजी के पास से, जो इस दुनिया में रहे ही नहीं। उसके बाद 20 जुलाई 1993 को इन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस की गिरफ्त में तीनों होते हैं, यानी कि मोना, मोना का पति और मोना का असिस्टेंट। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इनसे तमाम तरीके की पूछताछ की जाती है। नेताजी के कत्ल के 3 दिन बाद एक गड्ढे से बॉडी बरामद की जाती है, लेकिन उस बॉडी को 18 टुकड़ों में बरामद किया जाता है। यानी कि इन तीनों ने उस बॉडी को 18 टुकड़ों में काटा था और उसके बाद एक गड्ढे में फेंक दिया था। जब जांच की गई तो पता चला कि ये बॉडी नेताजी की ही है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट मोना को डेथ सेंटेंस सुनाती है। फांसी की सज़ा मोना को सुनाई गई थी। इसके तुरंत बाद की ये तस्वीर है जो अब आपको दिखाई जाएगी। ये तब की तस्वीर है जब मोना को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो रोएंगे, परेशान होंगे कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ये मोना की तस्वीर है जहाँ पर वो खुश नज़र आती है, सेटिस्फाइड नज़र आती है, और उसके बाद उसके जो चेहरे की जो स्माइल है वो ये बता रही है कि उसे किसी भी चीज़ का दुख नहीं है। और ये तभी की तस्वीर है। मोना जब मीडिया से बातचीत करती है, जब कोर्ट उसे डेथ सेंटेंस सुना देता है, मीडिया से बात करते हुए वो सबका धन्यवाद करती है और उसके बाद वो बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसे किसी भी चीज़ के लिए वो गिल्टी फील नहीं करती है।
जेल में रहते हुए कई ऐसी अफवाहें फैलती हैं कि मोना सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल करती है। वो दिन में जेल से बाहर चली जाती है, शाम को पार्टी करके वापस आ जाती है। लेकिन जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे इन सभी दावों को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन जो वहाँ के जो जेल कैदी थे वो ये बोलते हैं कि सुपर नेचुरल पावर इस मोना फैंडी के अंदर थी। अब इसके बाद आखिरी बार जब अगले दिन फांसी थी, उससे पहले मोना और उसके परिवार वालों से मोना की मुलाकात की जाती है और आखिरी मील जो इनका था, आखिरी बार जो उन्होंने खाया वो KFC का एक मील इन तीनों को खिलाया जाता है, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। उस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया गया। मोना के आखिरी शब्द जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे, जिसके बाद मीडिया में भी कई तरह की बातचीत होने लगी। उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से डर गए थे। लोगों में भी, मलेशिया की कहानी है ये, मलेशिया का केस है, वहाँ पर भी आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। मोना के आखिरी शब्द थे आई विल नेवर डाई, यानी कि मैं कभी नहीं मरूंगी, मैं हमेशा ज़िंदा रहूंगी। ये उसके आखिरी शब्द थे। ये क्यों थे, इसके पीछे का क्या कारण था, वो तो मोना के साथ चला गया। लेकिन ये केस मलेशिया के में जब भी डिस्कस किया जाता है तो लोगों के मन में कई सवाल भी उठते हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर मोना ने अपना जो करियर था, जो उसका सिंगर वाला करियर था, जब वो गायिका थी, इतना फेमस प्लेटफॉर्म पर वो गाती थी और सब लोगों की चहेती थी। आमतौर पर हम सिंगर्स को या एक्टर्स को आइडल मानते हैं, लेकिन जो मोना ने किया उसके बाद से ये जो तमाम तरीके के थॉट्स थे लोगों के दिमाग से निकल गए कि एक सिंगर भी एक कातिल बन सकता है, एक सिंगर भी जादू टोना में बिलीव कर सकता है, एक सिंगर भी पैसों के लिए इतना कुछ कर सकता है। यानी कि जब इसका सक्सेस वाला मोड था तब सब कुछ अच्छा था। जब ये फ्लॉप होने लगी, यानी कि मोना फैंडी जब उसका फ्लॉप वाला चल रहा था एरा, उस दौरान उसने ये तमाम कदम उठाए। यानी कि उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही थी कि उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसने फिर ऐसा कदम उठाया। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी के भी लाइफ में ऐसा कोई फेज़ आता है जहाँ पर आप डाउनफॉल में हैं, तो उस दौरान मोटिवेटेड रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, वरना अंजाम जो मोना का हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।